नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश परानी मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, जिसका एब्रीविएशन फॉर्म है OI। क्या होता है इसमें? ये जो एक कंडीशन है ये काफ़ी हमारी हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर कर देती हैं, ब्रिटल कर देती हैं। इजीली जो है इसमें फ्रैक्चर जो है वो आने के चांसेस रहते हैं। बचपन से ये कंडीशन जो है वो होती है। अगर ये काफ़ी सीवियर कंडीशन अगर इसकी है तो, अगर माइल्ड है अगर ये कंडीशन, तो एडल्टहुड कंडीशन में इसमें ऑस्टियोपोरोसिस भी होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। लेकिन जो स्केलेटल प्रॉब्लम्स हैं वो होना इसमें रहता है एडल्ट में, अगर ये माइल्ड कंडीशन है तो। अगर सीवियर है तो बचपन में ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये पूरा वीडियो आज हम लोग समझने वाले हैं। इसके 3 से 4 पार्ट रहेंगे, जिनको पूरा कोलैब करके मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो शुरुआत करते हैं इसका कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, यानी कि ये इसे ब्रिटल बोन डिसीज जो है वो कहा जाता है। मतलब ऐसी हड्डियां हमारी बनती हैं जो इजीली ब्रेक हो सकती हैं। तो ऐसा एक डिसीज जब होता है हमारे शरीर में तो उसे ब्रिटल बोन डिसीज जो है वो कहा जाता है, जिसे साइंटिफिकली नाम दिया गया है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। जेनेटिकली डिसऑर्डर है ये, जो कि कैरेक्टराइज होता है इम्परफेक्टली फॉर्म बोन्स। जेनेटिक्स में हमारा कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स होता है, कुछ ऐसी तकलीफ होती है जिसके बारे में हम लोग आज समझेंगे, जिसकी वजह से जो हड्डियां हैं वो इम्परफेक्टली फॉर्म होती है। मतलब सही तरीके से जो हमारा ढांचा होना चाहिए वो ढांचा नहीं बनता है, इसलिए वो इजीली टूटने के चांसेस रहते हैं और शरीर का ढांचा भी सही नहीं रहता है। बोन्स ब्रेक इजीली, मतलब ये जाहिर सी बात है फ्रेजाइल है और ब्रिटल है तो इजीली जो हड्डियां वो टूट सकती हैं। अगर सीवियर केस होता है तो मल्टीपल फ्रैक्चर सिंस चाइल्डहुड, जैसे मैंने पहले ही बताया कि अगर ये सीवियर कंडीशन में होता है तो बच्चों में जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद से उसे कंटिन्यू फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं और वो मर भी सकता है और उसमें डेथ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। रेयर कंडीशन है ये जो कंडीशन है ये बहुत कम देखने को मिलती है और ये काफ़ी रेयर है। एक एवरेज देखा गया है कि 10,000 में से किसी एक व्यक्ति को होगा या तो 25,000 में से किसी एक व्यक्ति को होगा। एक एवरेज जो से माना गया है 1 in 10,000 to 1 in 25,000 केसेस। ऑन एन एवरेज हम डिस्कशन के लिए पकड़ सकते हैं 25,000 में किसी एक व्यक्ति को होने के चांसेस रहता है। कॉजेस क्या है? ड्यू टू डिफेक्ट इन कोलाजन। देखो जो हड्डियां बनती है उसमें कोलाजन रहता है, जो हमने पहले के वीडियो में समझा है। तो उसमें किसी एक कोलाजन में डिफेक्ट होने की वजह से ये कंडीशन होने के चांसेस रहते हैं। तो यहां से लेके यहाँ का पार्ट जो है अगर आप ये बेसिक समझ गए तो पूरा वीडियो जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यूजुअली देयर इज म्यूटेशन ऑफ जीन्स होल्डिंग फॉर टाइप 1 कोलाजन। तो हम देखते हैं कि जो हमारे शरीर में जीन्स वगैरह रहते हैं, क्रोमोसोम्स रहते हैं, तो जो जीन्स जो रहते हैं जो कि टाइप 1 कोलाजन को होल्ड करके रखते हैं, उनमें जो क्रोमोसोम्स के अंदर रहते हैं उसमें जो इसके जीन्स सब यूनिट्स रहते हैं कोलाजन के, ठीक है। तो ऐसे जीन्स जो कि टाइप 1 कोलाजन को होल्ड करके रखते हैं उसमें म्यूटेशंस हो जाने के कारण जो रहता है उसमें कुछ बदलाव हो जाने के कारण जो ये कंडीशन होती है। तो टाइप 1 कोलाजन को याद रखिएगा। कोलाजन 1 हैज रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है, उसमें ये कोलाजन के जो जीन्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो कोलाजन 1 का जो स्ट्रक्चर है वो रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। इट इज फॉर्म बाय 2 अल्फा 1 एंड 1 अल्फा 2 सब यूनिट्स। मतलब कोलाजन 1 के जो सब यूनिट्स रहते हैं, मतलब मिलके जो एक कोलाजन 1 बनता है तो उसके जो सब यूनिट्स रहते हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम्स में रहते हैं। वो जब मिलते हैं तब जाके जो कोलाजन 1 है उसका टाइप 1 जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। तो 2 अल्फा 1 यानी कि अल्फा 1 उसका सब यूनिट है और अल्फा 2 उसका दूसरा सब यूनिट है, ठीक है। तो 2 अल्फा 1 सब यूनिट और 1 अल्फा 2 सब यूनिट मिलके एक बनता है कोलाजन 1 का जो ट्राइमर जो है वो बनता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो रेड कलर में मैंने जिगजैग इससे बनाया है, तो ये कोलाजन 1 का अल्फा 1 का एक जीन है। मतलब उसे नाम दिया गया है COL1A1, यानी कि कोलाजन 1 का अल्फा 1 जीन। वहीं COL1A2 यानी कि कोलाजन 1 का अल्फा 2 का जीन जो है, ये तीनों जब मिलते हैं तब जाके बनता है कोलाजन 1 ट्राइमर। तो ये इसका एक नॉर्मल जो है प्रक्रिया है कि कोलाजन 1 बनने की। अब इसमें अगर डिफेक्ट हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि OI होने के चांसेस जो हैं वो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होने के चांसेस
बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम का ढांचा है, ये दूसरा क्रोमोसोम का ढांचा है। ये जो क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम 17 है और ये जो क्रोमोसोम है ये है क्रोमोसोम 7। ठीक है, तो यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये जो लॉन्ग आर्म है, लॉन्ग आर्म में तो जो क्रोमोसोम 17 रहता है, क्रोमोसोम 17 के लॉन्ग आर्म में COL1A1 रहता है, यानी कि कोलेजन 1 का अल्फा 1 यहां पे रहता है क्रोमोसोम के 17 क्रोमोसोम में। और क्रोमोसोम 7 के लॉन्ग आर्म में रहता है कोलेजन 1A2 यानी कि अल्फा 2 जो रहता है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, जो मैंने ब्लैक का ब्लैक में बनाया और रेड का रेड में बनाया ताकि इजीली ये समझा जा सके कलर्स के द्वारा। तो कोलेजन 1 का अल्फा 1 जो रहेगा वो रहेगा क्रोमोसोम 17 के लॉन्ग आर्म में, और कोलेजन 1 का अल्फा 2 जीन जो रहेगा, सब यूनिट जिसे हम लोग कह सकते हैं, वो रहेगा क्रोमोसोम 7 के लॉन्ग आर्म में। तो इसमें अगर कुछ डिफेक्ट होता है जेनेटिकली तो हम देखते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है। इसके अलावा और ऐसी चीजें रहती हैं डिफेक्ट के अलावा जो कि रिस्पॉन्सिबल रहती हैं OI के लिए, वो भी रेयर रहते हैं। कौन से अदर रेयर फॉर्म ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा मे बी ड्यू टू डिफेक्ट इन क्रॉस लिंकिंग ऑफ टाइप 1 कोलेजन। तो डिफेक्ट मतलब किस तरीके से, जो क्रॉस लिंकिंग हो रहा है ये इस तरीके से, उसमें डिफेक्ट हो जाने के कारण होगा, या हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ टाइप 1 कोलेजन होगा। तो हाइड्रोक्सिलेशन आप केमिस्ट्री में समझ सकते हैं, वो अगर प्रक्रिया होती है इन जीन्स के साथ, सब यूनिट के साथ, तो उसमें जो टाइप 1 में डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। मिनरलाइजेशन अगर होगा, इसके जो सब यूनिट्स हैं, जो इसके हमने कोलेजन या अल्फा 1 और अल्फा 2 सब यूनिट हमने समझे, उसमें अगर मिनरलाइजेशन होगा तो टाइप 1 कोलेजन में डिफेक्ट होने के चांसेस रहते हैं। मेजर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ OI मतलब क्या, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या, वैल्यूएबल ऑब्जर्वेशन सिम्टम्स मतलब क्या, कि सिम्टम्स क्या है इस बीमारी के। ठीक है, मोस्ट ऑफ द ऑस्टियोइडिया और या फिर ऑर्गेनिक मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ टाइप 1 कोलेजन। तो ऐसी अगर कंडीशन अगर होती है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, तो उसमें ज्यादातर जो ऑस्टियोइड्स यानी कि हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स जो बनता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि मिनरल्स जो स्टोर होते हैं तब जाके हड्डी का ढांचा बनता है, तो वो जो बनते हैं वो ज्यादातर कोलेजन 1 उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि उसमें उसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। तो क्या कारण होंगे उसकी वजह से, स्केलेटल फ्रेजिलिटी हो जाएगा, जो पूरा ढांचा है हड्डी का हमारा उसमें फ्रेजाइल रहेगा, इजीली कहीं से भी वो टूट सकता है। स्केलेटल डिफॉर्मिटी रहेगा, यानी कि कर्विंग ऑफ लॉन्ग बोन्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा, मान लो कि ये ह्यूमेरस टिबिया अल्ना की एक हड्डी है फॉर एग्जांपल, ये पूरा एक हाथ की हड्डी है, तो वो इस तरीके से कर्व हो जाएंगी। या ये पैरों की हड्डी है, फेमर टिबिया फाइबुला है, तो ये वो इस तरीके से आपको पैर जो है वो कर्व दिखेंगे, ये इस तरीके से ऐसे कर्व दिखेंगे, या फिर हाथ भी इस तरीके से कर्व पूरे दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हड्डी जो रहेगी ये कर्व हो रहेगी, या तो पैरों की हड्डी इस तरीके से कर्व हो जाएगा, जॉइंट से लेके पूरा इस तरीके से वो कर्व रहेगा। जॉइंट लैक्सिसिटी यानी कि हाइपर मोबाइल और मोर फ्लेक्सिबल जॉइंट्स। आपने देखा होगा कई लोग बोलते होंगे देखो मेरा हाथ इस तरीके से पूरा मुड़ रहा है, या हाथ इस तरीके से घुमाते हैं, तो उनमें ये सीवियर कंडीशन, माइल्ड कंडीशन होती है एडल्ट में, जिसकी वजह से ऐसी कुछ जॉइंट लैक्सिसिटीज होती हैं, यानी कि मोर फ्रेजाइल जॉइंट्स रहते हैं, जिसकी वजह से वो जो नॉर्मल व्यक्ति अपने जॉइंट्स फोल्ड नहीं कर सकता या घुमा नहीं सकता अपने हड्डियों को, वो उससे ज्यादा कर लेते हैं। तो ये उसका एक सिम्टम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, कि ये कितना माइल्ड है या कितना सीवियर है। एक्स्ट्रा स्केलेटल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड्स, यानी कि इसके अलावा और कौन से सिम्टम्स हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि इसमें ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं। एक है हियरिंग लॉस। अब हियरिंग लॉस कैसे, तो मैंने कल आपको पेजेट डिजीज में समझाया था कि जब कोई हड्डियों से रिलेटेड तकलीफ होती है तो उसके अंदर फोरामेंट्स रहते हैं जहां से नर्व सप्लाई होती है जो कि ब्रेन की तरफ जाती हैं। तो अगर ऐसे हड्डियों में अगर तकलीफ आती है, फ्रेजाइल होती है, तो पूरा स्केलेटल यहाँ पे फ्रेजाइल हो रहा है। मान लीजिए ऐसी कोई फोरामेन है जहां से कोई नर्व जा रही है, चाहे वो आंखों की, कानों की या शरीर के किसी ऑर्गन की, अगर नर्व्स अगर वहां फोरामेन से अगर जा रही है तो वहां पे अगर डिफेक्ट अगर इसका आ जाता है तो वो वहां की हड्डियां फ्रेजाइल हो जाती हैं और वहां पे जो मजबूती होनी चाहिए वो नहीं रहती है, जिसकी वजह से वो नर्व डैमेज होने के चांसेस रहते हैं और उसकी वजह से वो ऑर्गन भी डैमेज होता रहता है। तो अगर मान लीजिए कि हम देखते हैं कि जो
वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व अगर जाती है उस नर्व से, वहां पे अगर डिफेक्ट आता है तो हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद एपेल्सन डेंटाइन विच रिजेंबल द डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मतलब क्या, ये हड्डियों का इम्परफेक्टा है, वो दांतों का डेंटोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। मतलब जो आपका जो दांतों का ढांचा है वो सही नहीं रहता है, उसमें दांतों में कमजोरी रहती है और दांतों का जो पूरा स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से हमारे देखने को मिलता है वो सही नहीं रहता है। ये भी एक सिम्टम्स है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का, जो कि रिजेंबल करता है डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ। ब्लू स्क्लेरा हो जाएगा। अब देखो आंखों के टॉपिक में मैंने समझाया था कि जो व्हाइट कलर का ये स्क्लेरा दिखता है हमें, ये थिक लेयर है आंखों की, जो 3 लेयर मैंने आपको बताया था, बाहर की स्क्लेरा, मिडल की जो यूविया लेयर जो रहती है और अंदर की रेटिनल लेयर रहती है। यूविया एक ऐसी लेयर है जिसमें जो मिडल लेयर है जहां पे सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई रहता है और नर्व सप्लाई भी वहीं से रहता है। तो ब्लड सप्लाई वहां पे रहने के कारण वो डेंस रेड या डार्क ब्राउनिश कलर की देखने को हमें मिलती है। तो अब इसमें क्या होता है, अगर ये कंडीशन अगर हो जाती है तो इस कंडीशन के कारण क्या होता है कि जो स्क्लेरा रहता है वो थिन हो जाता है, मतलब जो उसकी थिकनेस है वो थोड़ी सी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है, जिसकी वजह से उसके नीचे की जो लेयर है यानी कि यूविया जो है वो ट्रांसपेरेंटली दिखती है और वो एक ब्लू कलर का इम्पैक्ट जो है वो स्क्लेरा को देती है। स्क्लेरा इज थिन ड्यू टू डिफेक्टिव कोलाजन, अंडरलाइंग यूवियल ब्लड वेजल्स आर विजिबल, इम्पार्ट द ब्लू ह्यूआ टू स्क्लेरा। तो वहां की वजह से क्या होता है कि जो एक ब्लू कलर जो है वो स्क्लेरा को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है, अगर वो स्क्लेरा थिन हो जाता है इस कंडीशन की वजह से, तो इसलिए वहां पे ब्लू स्क्लेरा है। ये कॉमन है, ये जो सिम्टम्स है ब्लू स्क्लेरा है। बीडिंग ऑफ रिब्स और रोजरी बीड्स लाइक थिकनिंग्स, तो ये हड्डियां हैं। जब मैंने स्केलेटल की जो ये थोरेसिक कैविटी का एक टॉपिक लिया था तो मैंने बताया था कि यहाँ पे कोलेजन्स भी वगैरह टाइप जॉइंट रहते हैं जो कि स्ट्रेचिंग करने में हेल्प करते हैं। तो वहां पे जहां जॉइंट है तो कुछ ना कुछ बीडिंग आपको दिखाई देंगी, रेड कलर में कुछ तरीके की बीडिंग्स जो है वो देखने को मिलती है, इसे रोजरी बीड्स ऑफ थिकनेस भी कहा जाता है। एओर्टिक रूट डायलेशन, देखो एओर्टिक रूट मतलब क्या है, देखो एओर्टा क्या है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे हार्ट से लेके जाता है, पंप होके लेके जाता है, पूरे बॉडी में जाता है। तो जो एओर्टिक रूट है, मतलब ये एओर्टा है, ये दिल है, जहां से वो जुड़ेगा, तो ये जो रूट है उसका जो ज्वाइंट हो रहा है जहां पे वो दिल से, जहां से वो ब्लड ले रहा है, तो वो पोर्शन डायलेट हो जाएगा। इतना पूरा एओर्टा डायलेट नहीं होगा, उतना पोर्शन जो है वो डायलेट हो जाएगा। तो एओर्टिक रूट डायलेशन वहां पे हो जाएगा। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होंगी जैसे कि मैक्रोसिफेली, यानी कि जो चेहरा है, ये जो स्कल है, जो पूरा माथा है ऊपर का, ये बड़ा हो जाता है, ये मैक्रोसिफेली कहा जाता है। पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन में भी सिन, अगर OI अगर होता है, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगर होता है, तो उसमें पल्मोनरी डिसऑर्डर्स बहुत कम होते हैं। अगर वो होते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण बनता है डेथ के लिए, ठीक है। वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। फिनोटाइप ऑफ OI, फिनोटाइप मतलब क्या, कितने उसके टाइप्स हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इट इज वेरी फ्रॉम माइल्ड टू सीवियर, या तो एकदम कम रहेंगे, माइल्ड रहेगा, या तो काफी ज्यादा सीवियर रहेगा। माइल्ड अगर होता है, अगर ये आपके शरीर में इसके जो कोलेजन्स का ये जो तकलीफ है, जो बीमारी है, इसके काफी माइल्ड है अगर ये, तो उसमें क्या होगा कि आपको एडल्टहुड तक भी ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस नहीं रहेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस मे नॉट बी सीन टिल एडल्टहुड। हमने क्या समझा कि ये इतनी सीवियर बीमारी है कि मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाते हैं चाइल्डहुड, यानी बचपन से ही मल्टीपल फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। मतलब क्या कि हड्डियां इतनी कमजोर, ऑस्टियोपोरोसिस से इतनी कमजोर हो जाती हैं कि बचपन में टूटना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर ये कब हमने पढ़ा था, ये सीवियर केस में अगर होगा तो। लेकिन अगर माइल्ड केस होगा तो बच्चा बड़ा होने तक भी उसको ऑस्टियोपोरोसिस की तकलीफ नहीं होगी, यानी कि उसकी हड्डियां उतनी कमजोर होंगी नहीं, लेकिन उसे कुछ ना कुछ स्केलेटल प्रॉब्लम जो है वो होते रहेंगे, वो आगे समझेंगे। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो बचपन में ही डेथ होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल फ्रैक्चर होते हैं, बार बार बच्चा दर्द नहीं सह पाता है और अंदर धीरे धीरे वो कमजोर होता जाता है, शरीर बन नहीं पाता है और वो फिर मर जाता है। अगर माइल्ड कंडीशन है तो भले ही ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होगा एडल्टहुड तक, लेकिन कुछ ना कुछ स्केलेटल प्रॉब्लम्स रहेंगी। कौन सी रहेंगी? एडल्ट्स में मस्कुलर स्केलेटल प्रॉब्लम, मसल और स्केलेटल, जैसे जो ऐसे स्केलेटल मसल्स हैं जो कि डायरेक्टली जो मसल्स हैं वो हड्डियों से जुड़े हैं, वो मसल्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिलेगी आपको। आर्थराइटिस रहेंगी, जॉइंट्स वगैरह में हम देखते हैं कि काफी ज्यादा आपको सूजन रहेगा। फ्रैक्चर, बार बार फ्रैक्चर होने के चांसेस रहेंगे आपको। बैक पेन, रीढ़ की हड्डी या फिर कमर में काफी ज्यादा दर्द होने के चांसेस रहेगा।
स्कोलियोसिस, स्कोलियोसिस आपने आजकल वीडियोस देखे होंगे, कई लोग जो है वो किसी की रीढ़ की हड्डी वो एस शेप में रहती है, तो वो उसमें से वो थोड़ा सा उसे तोड़ते हैं, उसे थोड़ा ठीक करते हैं, उसे मसाज वगैरह जो करते हैं, तो वहाँ पे वो वीडियोस में आप देख सकते हैं कि वो रीढ़ की हड्डी किस तरीके से एस रहती है। वो चलने में या फिर बैठने में वो या फिर व्हील चेयर वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या फिर वॉकर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर चल भी पाते हैं, तो उनका शरीर कुछ इस तरीके से आपको एस शेप में आपको देखने को मिलता है, उनकी जो रीढ़ की हड्डी जो है। ठीक है। टेंडेंस रप्चर, जो टेंडेंस रहते हैं मसल्स के साथ, जो हड्डियों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, मसल्स को जोड़ के रखते हैं, एक जो ढांचा हमें स्ट्रांग बनाने में हेल्प करते हैं, वो टेंडेंस बार बार टूट जाते हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो इतनी स्ट्रांग नहीं रहती है, बार बार टूट जाते हैं, जिसकी वजह से जो एक मसल्स और स्केलेटन में जो एक स्ट्रांगनेस जो फील होना चाहिए वो फीलिंग नहीं आती है। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये तब एडल्ट्स में देखने को मिलते हैं जब ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा माइल्ड रहता है, मतलब उसका जो टाइप है ये माइल्ड है, आपके शरीर में है, सीवियर नहीं है, माइल्ड है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेथ होंगी या फिर मल्टीपल फ्रैक्चर नहीं होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपको इस तरीके की तकलीफ जो है वो एडल्ट स्टेज में भी होती रहेंगी। दोस्तों आप देख लेते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा यानी कि ओआई के क्लासिफिकेशन क्या क्या है। तो इसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है डिपेंडिंग कि इसके सिम्टम्स कैसे हैं और जो इसका इनहेरिटेंस है, मतलब जो एक पैटर्न रिक्वायर्ड रहता है किसी भी इनहेरिटेंस का। हम देखते हैं कि जो जेनेटिकली डिसऑर्डर जो क्लासिफाइड रहता है वो कौन सा है, उस हिसाब से इसे अलग अलग कैरेक्टराइजेशन जो है उसका किया गया है। तो वो सिंपल तरीके से हम लोग पूरा ये आज समझने वाले हैं। तो डेविड साइलेंस इन 1979 क्लासिफाइड ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बेस्ड ऑन द क्लिनिकल साइंस। ठीक है। तो 1979 में यानी कि 1979 में डेविड साइलेंस ने ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा को उसके जो क्लिनिकल साइंस है उस हिसाब से उसे अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया था। इनिशियली क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स, शुरुआती इसे 1 to 4 मतलब टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 इस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन जो है वो किया गया था। मोर टाइप्स वर एडेड इन द क्लासिफिकेशन लेटर। जैसे जैसे और उस पे स्टडीज होती गई और उसका डीप जो है उसका जो है स्टडीज पे हम डिटेल में गए, उसके बाद साइंटिस्ट लोग और उसके सिम्टम्स और जो साइंस है स्टेप बाय स्टेप उनके सामने आते गए, तो फिर उन्होंने और उसे कैरेक्टराइज करते गए और उसमें जो है उसका क्लासिफिकेशन बढ़ाते गए। तो फिर वो क्लासिफिकेशन बढ़ गया टाइप 1 to टाइप 10। ठीक है। तो टाइप 1 से लेकर टाइप 5 तक जो है वो है ऑटोसोमल डोमिनेंट। डोमिनेंट मतलब एक तरह का जो पैटर्न रहता है इनहेरिटेंस का, जो कि एक जेनेटिकल डिसऑर्डर को क्लासिफाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, तो उसे एक ऑटोसोमल डोमिनेंट कहा जाता है। और टाइप 6 से लेकर टाइप 10 तक जितने भी जो कैरेक्टर हैं वो है, जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑटोसोमल रिसेसिव के। ठीक है। लेकिन about 85 to 90% cases of osteogenesis imperfecta shows the autosomal dominant mutation for type 1 collagen। तो कोलेजन 1 की वजह से ही डिस्टर्बेंस जब उसमें होता है, इसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, ये हमने पहले समझ लिया है। तो जितने लोगों को कोलेजन 1 के कोई डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, उनमें जो भी देखा गया है तो मैक्सिमम जो इनहेरिटेंस देखा गया वो देखा गया ऑटोसोमल डोमिनेंट का। ठीक है। तो मैक्सिमम जो इस क्लासिफिकेशन हुआ तो वो डोमिनेंट के हिसाब से हुआ है। बाद में कुछ रिसेसिव भी जो इनहेरिटेंस है वो देखने को मिल गया, इसलिए उसका क्लासिफिकेशन और बढ़ाया गया। तो टाइप 1 देखते हैं, उसका इनहेरिटेंस है ऑटोसोमल डोमिनेंट, जीन है उसका कोलेजन 1 अल्फा 1, इसलिए ये जो प्रोटीन है वो अल्फा 1 चेन के प्रोटीन को जो है वो डिफेक्ट करता है और ये कोलेजन की क्वांटिटी पे डिफेक्ट जो है वो ये करता है। सीवियरिटी इसकी माइल्ड टू नॉन डिफॉर्मिंग है, कम यानी कि माइल्ड से सीवियर ये हो सकता है इसकी सीवियरिटी अगर ये होता है तो। इसके जो फीचर्स हैं या फिर जो उसके जो सिम्टम्स हैं वो समझ लेते हैं। वो है मतलब टाइप 1 अगर किसी को है तो उसको क्या क्या फीचर्स और क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं। वो है फ्रैक्चर्स आर कॉमन इन नियोनेट्स। तो जो नवजात रहेंगे बच्चे उनमें जो फ्रैक्चर काफी ज्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन रेयर बिफोर बर्थ और इन एडल्टहुड। मतलब कभी कभी इस कंडीशन में क्या होता है कि बच्चा गर्भ में होता है तभी उसे फ्रैक्चर होना शुरू हो जाते हैं, जो सोनोग्राफी वगैरह में देखने को मिलता है। ठीक है। तो वो बहुत कम देखने को मिलता है कि बिफोर बर्थ और जो एडल्टहुड कंडीशन है, मतलब जब इंसान बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है वो कंडीशंस ये टाइप 1 जो है वो कम देखने को मिलता है, फ्रैक्चर्स जो है वो कम देखने को मिलते हैं। हियरिंग लॉस होता है, ब्लू स्क्लेरा होता है, ब्लू स्क्लेरा मैं पहले समझा चुका हूं। ब्रिटल टीथ यानी कि ओपेल्सल टीथ मैं पहले भी समझा चुका हूं, मतलब दांत जो है वो कमजोर हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर सही नहीं होता है।
ठीक है, और मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं। तो ये टाइप 1 का है। टाइप 2 में ओवरऑल मोस्ट लीथल टाइप, मतलब जितने भी 10 तरह के जो इसके क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे लीथल टाइप है, सबसे यानी कि डेंजरस कह लीजिए या फिर डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है टाइप 2 वाला। तो इसका इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जीन कोलेजन 1 अल्फा 1 और कोलेजन 1 अल्फा 2 को ही अफेक्ट करता है, मतलब अल्फा 1 और अल्फा 2 चेन को ही अफेक्ट करता है, और इसका कोलेजन की क्वालिटी पे अफेक्ट करता है। यहाँ पे जैसे क्वांटिटी है, यहाँ पे ये क्वालिटी को अफेक्ट करता है। इसके फीचर और सिम्टम्स क्या है? सीवियर बोन डिफॉर्मिटीज हो जाएगी, बीडेड ड्रिप्स मैं पहले ही समझा चुका हूं, शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लंबी बोन रहती है हमारे बॉडी में, लॉन्ग बोन जो रहती है यहाँ ये हाथों की और पैरों की, उनकी जो लंबाई रहती है वो शॉर्ट होती है, मतलब वो जितनी लंबाई होनी चाहिए हाइट के हिसाब से, एज के हिसाब से, जीन के हिसाब से, उतनी ना होके वो कम रहती है। मल्टीपल फ्रैक्चर्स रहेंगे, पुअरली मिनरलाइज बोन रहेगी, हड्डियों में जो मिनरल्स रहते हैं वो प्रॉपर तरीके से होने चाहिए, वो सही तरीके से मिनरल्स जो है वो इक्वली डिवाइडेड होंगे नहीं, तो इसे पुअरली मिनरलाइज बोन्स कहा जाता है। अब टाइप 2 को और 3 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो टाइप 2 शेड्यूल सब डिवाइडेड बेस्ड ऑन इट्स फीचर्स। टाइप 2A, इसमें क्या होता है? ब्रॉड एंड शॉर्टनिंग लॉन्ग बोन्स अलोंग विद द बीडेड रिब्स ऑफ नॉर्मल थिकनेस। तो जो लॉन्ग बोन रहेगी वो थोड़ी मोटी रहेंगी और छोटी हो जाएगी, और जो रिब्स रहेंगी वो बीडेड रहेंगी और नॉर्मल थिकनेस जो रिब्स की रहेगी। मैंने पहले बताया था कि रिब्स नॉर्मल भी रहती हैं, थिन भी हो जाती हैं, वो भी मैं पहले सिम्टम्स से बता चुका हूं। टाइप 2 का बी जो है वो है द लॉन्ग बोन्स आर ब्रॉड एंड शॉर्टन बट रिब्स आर थिन एंड लिटिल बिट और नो बीडिंग इज सीन। तो जो टाइप 2B रहेगा उसमें भी क्या रहेगा? ब्रॉड रहेंगी बोन्स, लॉन्ग बोन्स, और वो छोटी रहेगी, लेकिन जो रिब्स रहेंगी जो यहाँ पे नॉर्मल थिकनेस पे थी वो यहाँ पे थिन रहेगी, और बीडिंग जो है वो हो भी सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। टाइप 2C में क्या रहेगा? लॉन्ग बोन अपीयर्स लॉन्ग एंड थिन व्हाइल रिब्स आर थिन एंड बीडेड। इसमें क्या होगा? लंबाई जो रहेगी बोन्स की वो नॉर्मल रहेगी, लेकिन वो पतली रहेंगी, जो नॉर्मल थिकनेस होनी चाहिए उससे पतली रहेंगी, और रिब्स जो रहेंगी वो भी पतली रहेंगी लेकिन बीडेड के साथ रहेंगी। ठीक है। टाइप 3 यहां पे देख लेते हैं, मोस्ट सीवियर इन चिल्ड्रन। तो यहां पे देखिए टाइप 2 क्या है? मोस्ट लीथल टाइप ओवरऑल, यानी कि चाहे वो एज का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं, छोटे हैं बड़े हैं, सबसे लीथल टाइप ये है अगर ये होता है तो। और टाइप 3 जो है ये सबसे ज्यादा कॉमन है चिल्ड्रन में, बच्चों में। इसका इनहेरिटेंस क्या है? ऑटोसोमल डोमिनेंट। जीन क्या है? कोलेजन 1 अल्फा 1 और कोलेजन 1 अल्फा 2। प्रोटीन अल्फा 1 अल्फा 2 के चेन को ये डैमेज करता है, और इसकी जो कोलेजन है उसके कोलेजन की क्वालिटी को जो है ये डिफेक्ट करता है। फीचर्स और सिम्टम्स क्या है? ट्रायंगुलर फेस है, त्रिकोणी जो फेस है वो देखने को मिलता है। रेयरली सीन ब्लू स्क्लेरा, ब्लू स्क्लेरा बहुत कम देखने को मिलता है इसमें, या ना के बराबर देखने को मिलता है। ब्रिटल टीथ एंड डिस्कलर, यानी कि ओपेल्सल टीथ जो है वो भी इसमें देखने को मिल सकता है। लूज जॉइंट्स, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पूरी तरीके से फोल्ड हो जाता है, घुमा लेते हैं ये जो, तो वो जो जॉइंट्स रहते हैं वो काफी लूज रहते हैं। अब जैसे मेरा जो ये हाथ है तो यहाँ पे जो जॉइंट्स हैं ये कार्पेल्स जॉइंट्स, तो मैं ऐसे मूव नहीं कर पाता हूँ, एक नॉर्मल मूवमेंट जो है वो उतना ही है। लेकिन अगर किसी का टाइप 3 अगर OI हुआ है तो वो हो सकता है इसको पूरा तरीके से इसे फोल्ड कर ले, तो जो जॉइंट्स की जो एक प्रॉपर फिक्सिंग रहती है वो लूज रहेंगी। ठीक है। पुअर मसल टोन का, जैसे कि मसल टोन मतलब क्या कि मैं अगर कुछ काम कर रहा हूँ, आगे चल रहा हूँ, बढ़ रहा हूँ, तो मेरे मसल्स भी टोनिंग के चलती हैं, मसल्स के काम करते हैं। जो वॉलंटरी मसल्स भी रहते हैं जो अंदर हमारे काम करते रहते हैं, और जो काम हम करते हैं जिम वगैरह के, तो मसल्स की एक मूवमेंट रहती है, एक टोन रहती है, तो वो पुअर टोन रहेगी। हियरिंग लॉस में बी सीन इन अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, शुरुआती जो एज रहेगी उसमें हियरिंग लॉस होने के चांसेस रहेंगे। स्कोलियोसिस, यानी कि जो मैंने आपको बताया था कि एस शेप में जो वर्टेब्रल कॉलम है, यानी कि एबनॉर्मल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन, तो जो स्पाइन रहता है वो एस शेप में रहता है, इसके बारे में मैंने पहले समझा दिया हूं। टाइप 4 में क्या है? इसका इनहेरिटेंस क्या है? ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है। जीन इसका कोलेजन 1 अल्फा 1 और कोलेजन 1 अल्फा 2 है। प्रोटीन इसका अल्फा 1 अल्फा 2 चेन जो है उससे डिस्टर्ब करता है। इसका जो डिफेक्ट है ये भी कोलेजन की क्वालिटी को ही डिफेक्ट करता है। इसके फीचर्स आर सिमिलर टू टाइप 1, माइल्ड टू मॉडरेट बोन डिफॉर्मिटीज रहेगा। मोस्ट वेरिएबल टाइप ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मोस्ट वेरिएबल टाइप मतलब इसके जो सिम्टम्स और फीचर्स हैं वो वेरी कर सकते हैं पर्सन टू पर्सन। तो क्लिनिकल फीचर्स विल बी मोस्ट वेरिएबल।
मैक्रोसिफेली रहेगा, मतलब एनलार्ज हेड, जो सर मैंने कहा था एकदम बड़ा एक हेड हो जाता है पूरा, ठीक है। अर्ली ब्रूसेबिलिटी, तो ये ब्रूसेबिलिटी हम देखते हैं कि ऐसी कंडीशन जो काफी सीवियर जो हो जाती है। शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, लंबी बोन्स जो है उसकी लंबाई जो रहेगी वो शॉर्ट रहेगी, ठीक है। मोर ऑब्वियस इन द एडल्टहुड, तो ये जो शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन रहेगी वो एडल्टहुड कंडीशन में, यानी कि जब इंसान बड़ा हो जाता है, एडल्ट कंडीशन में हो जाता है, एडल्ट एज में आ जाता है, तब ये ज्यादातर देखने को मिलता है। मतलब उम्र के हिसाब से बड़ा रहेगा लेकिन उसकी हाइट जो रहेगी लंबी हड्डियों की वो छोटी रहेगी। इजीली फ्रैक्चर्ड बोन स्पेशली बिफोर प्यूबर्टी, तो मैंने पहले समझाया था कि प्यूबर्टी के आने के बाद काफी चेंजेस होते हैं एक इंसान के अंदर, तो उसमें जो ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, ऑस्टियोपेनिया के चांसेस ज्यादा जो है बढ़ जाते हैं। पहले के टॉपिक में ये क्लियर कर चुका हूं। तो प्यूबर्टी में के बाद जो चेंजेस आने वाले होते हैं वो चेंजेस प्यूबर्टी से पहले ही आना शुरू हो जाते हैं अगर आपको टाइप 4 जो है ये ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुआ है तो। ब्लू स्क्लेरा यूजुअली नॉट सीन, तो टाइप 4 में ब्लू स्क्लेरा ना के बराबर जो है देखने को मिलता है। टाइप 5 क्या है, इसका इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है ये भी, और इसमें जीन जो है एक प्रकार का IFITM5 नाम का प्रोटीन जो है वो अफेक्ट होता है, मतलब इंटरफेरॉन इंड्यूस ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन 5 जो है वो अफेक्ट होता है। और BRIL यानी कि बोन स्पेसिफिक मॉड्यूलेटर ऑफ मिनरलाइजेशन, तो ये डिफेक्ट क्या करता है, मिनरलाइजेशन ऑफ कोलेजन 1 जो रहता है, टाइप 1 कोलेजन को, उसका मिनरलाइजेशन जो है ये कर लेता है। जो हमने यहाँ पे टॉपिक जो समझा था मिनरलाइजेशन या हाइड्रोक्सिलेशन जो होता है, तो ये डिफेक्ट किसको करता है, बोन के मिनरलाइजेशन का कारण को ये रिस्पॉन्सिबल रहता है। फीचर्स और इसके सिम्टम्स क्या है, सिमिलर टू टाइप 4 इन अपीयरेंस एंड सिम्टम्स, ब्लू स्क्लेरा नॉट सीन, बोन अपीयर मैश लाइक अंडर माइक्रोस्कोप, जो छन्नी रहती है ना जिससे हम चाय छानते हैं या फिर आटा छानते हैं, तो जब वो उसका जो सेक्शन लेके अगर माइक्रोस्कोप में अगर देखते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर दिखता है बोन का वो छन्नी जैसा दिखता है, जो उसका जो हम कहते हैं ना कि जो एक मैश होना चाहिए, जो छन्नी रहती है उस तरीके से देखने को मिलता है। हाइपरट्रोफिक कैलस यानी यूजुअली लार्ज कैलस फॉर्म एट द साइट ऑफ फ्रैक्चर एंड सर्जरी, देखो हड्डी टूटती है फिर जुड़ती है तो वहां पे हल्का सा एक जॉइंट जैसा हो जाता है, या फिर एक सर्जरी होती है, हाथ अगर कट जाता है या कहीं भी एक सर्जरी होती है, तो सर्जरी होने के बाद जो उसका जो स्टिचेस दिए जाते हैं, तो स्टिचेस होने के बाद जो एक लेयर बन जाती है सर्जरी की, तो वो एक नॉर्मल लेयर जैसी बनती है। तो इसमें ज्यादा जो है ये लेयर जो है वो बहुत मोटी हो जाएगी, मतलब हड्डी के जहां जॉइंट हुआ है वहां पे कैलस की जो लेवल है, जो क्वांटिटी है वो ज्यादा रहेगी, और स्किन का जो कटिंग रहेगा जहां पे सर्जरी हुआ है तो वो सर्जरी का पोर्शन भी रहेगा, तो वो जो कट रहेगा वो भी ज्यादा उभरा हुआ दिखेगा, जो कैलस रहेगा ज्यादा बड़ा दिखेगा। हाइपोडोंशिया यानी कि बॉर्न विथ सम टीथ, ठीक है, विदाउट सम टीथ। तो हाइपोडोंशिया में क्या होता है कि जो दांत हैं कहीं पे रहेंगे, कहीं का टूटा हुआ दांत रहेगा, मैंने पूरे के पूरे 32 दांत नहीं रहेंगे। टाइप 6 में क्या होगा, इसका इनहेरिटेंस क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव है। देखो 5 तक हमने देखे ऑटोसोमल डोमिनेंट, और 6वें से ऑटोसोमल रिसेसिव शुरू हो गया। जैसे मैंने आपको बताया कि टाइप 6 से लेकर टाइप 10 तक ऑटोसोमल रिसेसिव रहेगा। इसमें जीन जो रहता है SERPINF1 यानी कि सर्पिन फैमिली का F मेंबर आई जीन जो है अफेक्ट होता है। प्रोटीन जो अफेक्ट होता है वो है PEDF यानी कि पिगमेंट एपिथेलियम डिराइव्ड फैक्टर, और जो डिफेक्ट होता है ये भी मिनरलाइजेशन ऑफ कार्टिलेज कर देता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिश स्केल अपीयरेंस ऑफ बोन अंडर द माइक्रोस्कोप, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि छन्नी जैसा दिखता है, लेकिन यहाँ पे फिश जैसा अपीयरेंस, फिश की स्किन कैसे रहती है इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर जो है उसका दिखाई देगा माइक्रोस्कोप में, अगर आपको टाइप 6 अगर ऑस्ट्रेलियन इम्परफेक्टा हुआ है तो। मॉडरेट टू सीवियर स्केलेटल डिफेक्ट, स्केलेटल में जो कुछ भी प्रकार का डिफेक्ट अगर होता है या फिर सही तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है तो ये मॉडरेट भी हो सकता है और सीवियर भी हो सकता है। अर्ली ऑनसेट ऑफ द फ्रैक्चर ऑल्सो सीन, तो फ्रैक्चर आपको बहुत जल्दी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि बच्चों में, और जो हम देखते हैं कि 15-20 साल तक फ्रैक्चर बहुत कम होते हैं अगर उनका स्ट्रक्चर अच्छा है, बॉडी का न्यूट्रिशन अच्छा है और उनका जो बर्थ हुआ है सही तरीके से हुआ है, तो नॉर्मली हम देखते हैं कि उनमें फ्रैक्चर बहुत कम देखने को मिलता है। तो अगर टाइप 6 कंडीशन हुई है अगर आपको ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की, तो अर्ली स्टेज मतलब अर्ली एज में भी आपको फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब देख लेते हैं कि टाइप 7, तो जो टाइप 7 है उसका भी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो जैसे मैंने बताया था कि 6 से लेकर 10 जितने भी टाइप रहेंगे वो ऑटोसोमल रिसेसिव रहेंगे, और जीन जो है वो CRTAP है, मतलब कार्टिलेज एसोसिएटेड प्रोटीन है, और जो डिफेक्ट है वो है प्रोलाइल 3
हाइड्रोक्सिलेशन, तो हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ द टाइप 1 कोलेजन का यहाँ पे होगा। जो मैंने आपको बताया था कि जो रेयरेस्ट डिफेक्ट जो होते हैं कोलेजन में, उसमें एक हाइड्रोक्सिलेशन भी होता है। सीवियरिटी, सीवियर टू पेरानेटल लीथल, मतलब बच्चे का जन्म होने से पहले ही जो है वो की सीवियरिटी बढ़ जाती है, लीथल हो जाती है, मतलब डेथ भी जो है वो हो सकती है गर्भ के अंदर। सो डेथ में ऑकर इन द पेरेंटल ड्यूरेशन। 2 to 3% केसेस ऑफ द लीथल ऑफ ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। तो जितने भी लीथल ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, मतलब काफी सीवियर केसेस जो होते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, उसमें से 2 से 3% केस जो होते हैं वो टाइप 7 के होते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स और फीचर देख लेते हैं। शॉर्टनिंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, ठीक है, लॉन्ग बोन जो रहेगी वो शॉर्ट हो जाएगी अलॉन्ग विथ सीवियर ग्रोथ डिफिशियंसी। जाहिर सी बात है, अगर लॉन्ग बोन अगर छोटी रहेंगी तो लंबाई जो है या फिर जो ग्रोथ होंगी ओवरऑल वो शरीर की सही तरीके से नहीं होती है। पॉपकॉर्न लाइक कैल्सिफिकेशन ऑफ फेमर हेड, अभी एक नया फीचर है। मतलब कैसा रहता है, मान लो ये हड्डी है फेमर बोन, जो थाई बोन जो रहती है हमारी, वो इस तरीके से रहती है, और एक यहां से बॉल का एक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हिप बोन के साथ जुड़ के जाके बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट बना के एक जो हिप ज्वाइंट जिसे कहते हैं हम लोग, वो ज्वाइंट जो है वो बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो कैल्सिफिकेशन होता है वो इस तरीके से पॉपकॉर्न जैसा हो जाता है। ठीक है, तो ये एक नया फीचर है जो इसमें देखने को मिला है हमें। ब्रिडल बोन, हड्डियां जो है वो कमजोर रहती हैं, टूटी जाती हैं, और व्हाइट और लाइट ग्रे स्क्लेरा होता है, ब्लू नहीं, व्हाइट और लाइट ग्रे स्क्लेरा। डिफॉर्मिटी ऑफ द फेमर हेड, हिप डिफॉर्मिटी, कॉक्सा वर्ग जो 160 डिग्री रहता है वो 120 डिग्री तक आ जाता है। मान लीजिए ये जो एक एंगल रहता है, ये हो गई फेमर बोन, और ये उसका यहां से हो गया, ये हो गया इसका बॉल। ठीक है, तो ये जो एंगल रहता है यहाँ पे, इसे कहा जाता है कॉक्सा वर्गा। तो ये रहता है 160 डिग्री एक नॉर्मल, जिसकी वजह से एक जो प्रॉपर शेप बनता है ये झुक के नीचे हो जाता है, मतलब ये ऐसा हो जाता है 120 डिग्री तक। ठीक है, ये 120 डिग्री में बदल जाता है, जिसकी वजह से जो शेप आना चाहिए प्रॉपर बॉडी का वो शेप नहीं आ पाता है। तो ये एक डिफॉर्मिटी होती है फेमर हेड की, यानी कि हिप डिफॉर्मिटी से हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद टाइप 8 देख लेते हैं। इनहेरिटेंस ऑटोसोमल रिसेसिव है, ये भी जीन LEPRE1 या फिर इसे P3H1 भी जो है वो कहा जा सकता है। प्रोटीन जो है वो प्रोलाइल 3 हाइड्रोक्सिलेज जो रहता है वो रहेगा। डिफेक्ट होगा प्रोलाइल 3 हाइड्रोक्सिलेशन, सेम हाइड्रोक्सिलेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 7 और 8 में सेम रहेगा। सीवियरिटी, सीवियर टू पेरानेटल लीथल, सीवियर ग्रोथ डिफिशियंसी, तो सेम इसके जैसा भी है, पेरानेटल लीथल इसके में भी होगा, और ग्रोथ डिफिशियंसी भी इसमें रहेगी। और क्या रहेगा, बोइंग ऑफ लॉन्ग बोन्स, जो लॉन्ग बोन रहेंगी वो बो हो जाएंगी थोड़ी सी। एक्सट्रीम स्केलेटल अंडर मिनरलाइजेशन, तो जो स्केलेटल रहेगा, जो ज्यादा से ज्यादा जो स्केलेटल का हिस्सा रहेगा जो हमारे शरीर का, वो अंडर मिनरलाइजेशन रहेगा। ठीक है, वॉर्मियन बोन, अब वॉर्मियन बोन क्या है, मान लीजिए ये एक स्कल है, ठीक है, स्कल के बीच में इस तरीके से जो सूचर्स रहते हैं, ठीक है, तो जो टिबिया फाइबुला, सॉरी, जो इसके जो बोन्स रहते हैं स्कल के, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, तो ये जब आपस में जब जुड़ते हैं तो वो जो जहां से वो जुड़ते हैं उसे कहा जाता है सूचर्स। तो अब होता क्या है कि ये जब सूचर्स होते हैं तो इसके साथ ये बीच में एक और हड्डी बन जाती है, छोटी छोटी हड्डियां जो है वो इस तरीके से बन जाती हैं। तो ये जो छोटी छोटी हड्डियां बन जाती है, जिसकी वजह से जो एक प्रॉपर सूचर नहीं बन पाता है, उन बोन्स को कहा जाता है वॉर्मियन बोन्स, यानी कि इंट्रासूचरल बोन या फिर इंट्रास्कल बोन भी जो इसे कहा जा सकता है। एडिशनल स्मॉल बोन फाउंड बिटवीन द क्रेनियल सूचर्स ऑफ द बोन्स ऑफ द स्कल वॉल्ट, ठीक है, या फिर क्रेनियल वॉल्ट जिसे हम लोग कहते हैं। तो इसमें जो सूचर्स के बीच में हड्डी देखने को मिलती है, जो जॉइंट है उसके बीच में एक हड्डी देखने को मिल जाती है। वैसे नॉर्मल इसमें सूचर डायरेक्ट जुड़ जाता है वो, ठीक है, तो उसे कहा जाता है वॉर्मियन बोन। व्हाइट और ग्रे लाइट स्क्लेरा इसमें देखने को मिल सकता है। टाइप 9 पे आते हैं। इनहेरिटेंस क्या रहेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव रहेगा। जीन PPIB रहेगा, यानी कि पेप्टाइडिल प्रोलाइल आइसोमरेज B रहेगा। प्रोटीन CYPB यानी कि हेपेरिन बाइंडिंग प्रोटीन रहेगा ये। डिफेक्ट प्रोलाइल 3 हाइड्रोक्सिलेशन रहेगा। सीवियरिटी मॉडरेट टू पैरानेटल लीथल, यानी कि इसमें भी पैरानेटल डेथ होने के चांसेस रहेंगे। करस्पॉन्डेंस टू टाइप 2 और टाइप 3 फीचर, दैट इज इट इज सीवियर। तो टाइप 2 और टाइप 3 हमने देखा था कि जो सीवियर है, ओवरऑल लीथल फॉर्म टाइप 2 देखा था, और टाइप 3 हमने देखा था कि सबसे ज्यादा सीवियर रहता है बच्चों में। तो ये
जो इसके फीचर्स हैं ये करस्पॉन्ड करते हैं टाइप 2 और टाइप 3 के साथ, मतलब ये काफी ज्यादा सीवियर है टाइप 9 की कंडीशन जो है। ओपेल्सन टीथ मे बी सीन, तो जो ओपेल्सन टीथ मैंने आपको बताया था वो ओपेल्सन टीथ जो है वो शायद दिख सकते हैं या फिर नहीं भी दिख सकते हैं। व्हाइट और लाइट ग्रे स्क्लेरा दिख सकता है। टाइप 10 पे आते हैं। इनहेरिटेंस ऑटोजोमल जो है रिसेसिव है। जीन SCRPI NH1 है, मतलब सर्पिन फैमिली H मेंबर की है ये, ठीक है। प्रोटीन HSP47 यानी कि हीट शॉक प्रोटीन 47 है इसमें। जो डिफेक्ट होता है कोलेजन की चैपरोनिंग जो है इसमें होती है, और सीवियरिटी जो है भी काफी सीवियर हो जाता है। इसमें क्या क्या होता है, बोन डिफॉर्मिटीज होती हैं, बोइंग होती है बोन्स की, मतलब बोन बो हो जाती है, ग्रोथ की डिफिशियंसी होती है, जाहिर सी बात है अगर हड्डी से प्रॉब्लम होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी। मल्टीपल फ्रैक्चर्स देखने को मिलेंगे। ब्लू स्क्लेरा जो है देखने को मिलेगा। ट्रायंगुलर फेस देखने को मिलेगा। अब देखो ब्लू स्क्लेरा मैंने इसमें बताया, अभी तक मैंने व्हाइट और ग्रे स्क्लेरा बताया था। ट्रायंगुलर फेस देखने को मिल सकता है। त्रिकोणी फेस जो मैंने पहले बताया। ओपेल्सन टीथ में बी रेयरली सीन, हो सकता है पर काफी रेयर ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ये 10 जो इसके टाइप हैं ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसका क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो वो मैंने यहाँ पे सबका डिटेल जो है आपके साथ शेयर किया है। अब आते हैं डायग्नोसिस पे। डायग्नोसिस ऑफन डायग्नोस्ड बाय द क्लिनिकल फीचर्स बट रेडियोग्राफी हेल्प्स इन डिटेक्टिंग द डिफेक्ट एंड ब्रोकन बोन्स। तो क्लिनिकल फीचर जो ये सब दिखाई दे रहे हैं, ये इससे ही लगभग जो है वो पता चल जाता है कि बच्चे को या फिर बड़े को जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। लेकिन रेडियोग्राफी मतलब जो एक्सरेज वगैरह सोनोग्राफी वगैरह करवाते हैं तो उससे जो एग्जैक्ट पता चलता है कि कौन सी हड्डी कहाँ से टूटी है, या कौन सी बोन में कितना डिफॉर्मिटीज है, या मिनरलाइजेशन का डिटेल जो है वहां से पता चल जाता है। तो बोन डेंसिटी स्कैन में भी डन। बोन डेंसिटी स्कैन या बीडी स्कैन जिसे हमने पहले कहा था आपको, तो वो बोन डेंसिटी स्कैन जो ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक टी स्कोर जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो वो देखा जाता है। तो इसका क्यों किया जाता है, ताकि ये लो बोन डेंसिटी मतलब बोन की डेंसिटी जो है, जो घनापन है, जो मिनरल्स हैं उसमें, जो उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें थोड़ी सी कमी तो नहीं है। तो अगर बच्चों में Z स्कोर का जो रहता है वो Z स्कोर अगर काफी कम आता है और T स्कोर बड़ों में अगर कम आता है तो ये दिखाता है कि ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्टा होने के चांसेस हैं। अल्ट्रासाउंड में बी यूज फॉर, तो इसका मतलब ये नहीं कि अल्ट्रासाउंड से या फिर इसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या फिर बोन डेंसिटी के लिए, या फिर फ्रैक्चर्स वगैरह देखने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड जो है वो और भी डिटेल जो है वो देखने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक तो प्रीनेटल स्क्रीनिंग मेथड के जो है वो किया जा सकती है कि प्रीनेटल जो बच्चे में जो क्या क्या बदलाव है या फिर क्या ग्रोथ है वो सही तरीके से है या नहीं, उसके लिए भी किया जा सकता है। मोस्ट डायग्नोसिस केसेस आर टाइप 2। अगर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगर होता है किसी बच्चे में तो वो टाइप 2 ही अल्ट्रासोनोग्राफी में देखने को मिलता है। टाइप 1 एंड टाइप 4 में अपीयर नॉर्मल बिफोर बर्थ। तो टाइप 1 और टाइप 4 जो है वो बर्थ से पहले जो है नॉर्मल दिखेगा, वो बर्थ के बाद ही देखने को मिलता है, ठीक है। टाइप 2 जो है वो गर्भ के अंदर ही देखने को उसके सिम्टम्स मिल जाते हैं। रिड्यूस इकोज विल बी डिटेक्टेड, मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी में जो इकोज के द्वारा जो इमेजेस बनती हैं तो वो इमेजेस के जो इकोज रहेगा, वो इकोज जो रहेगा वो रिड्यूस हो जाएंगे, थोड़े से कम हो जाएंगे। तो वो भी एक जो है सिम्टम्स है इसमें समझने का डायग्नोसिस के लिए। डिसकंटिन्यूइंग ऑफ द बोन दैट इज रिंकलिंग अपीयरेंस। मान लीजिए कि ये एक कागज का टुकड़ा है, ये ठीक है, ये सीधा सीधा एक कागज का है और आपको स्ट्रेट दिख रहा है, मतलब आपको स्कैन में अगर आप देखोगे तो हड्डी आपको स्कैन दिखेगी। वहीं अगर ये अल्ट्रासोनोग्राफी और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है तो वो इस तरीके से रिंकल्स दिखेंगे आपको बोन्स के, ठीक है। ट्रांसवजाइनल यूएसजी अगर कर रहे हैं तो ट्रांसवजाइनल के एरिया के अगर अल्ट्रासोनोग्राफी अगर कर रहे हैं तो जो आपको डिफेक्ट है वो 14th वीक के आसपास जो है वो देखने को मिल सकता है। और अगर ट्रांस एब्डोमिनल यूएसजी अगर आप कर रहे हैं तो जो डिफेक्ट है वो 15 से 16 वीक का जो प्रीनेटल फेज जो रहता है, प्रेगनेंसी फेज जिसे हम लोग कहते हैं, तो उस दौरान का जो वीक्स रहते हैं तब ये जो डिफेक्ट्स है आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रीनेटल रेडियोग्राफी अगर करते हैं तो उसमें वार्मिंग बोन्स में भी सीन, तो जो वार्मिंग बोन्स मैंने आपको दिखाया वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा इज हाईली सस्पेक्टेड इफ मोर देन 10 वर्मियन बोन्स आर सीन, मतलब इस तरीके के छोटे छोटे बोन्स अगर 10 से ज्यादा हैं या फिर 10 भी हैं तो हाईली सस्पेक्टेड रहेगा कि वो जो बच्चा है उसे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। स्किन बायोप्सी में भी टेकन फॉर द कोलाजन एनालिसिस एंड जेनेटिक एनालिसिस। तो बायोप्सी सबसे बेस्ट चीज रहती है, स्किन का कोलाजन वगैरह वहां पे भी रहता है, तो वहां से बायोप्सी लेके कट किया जाता है कोई हिस्से का काट के, और उसका जो एक ब्लॉक्स वगैरह बना के जाते हैं, स्लाइड्स बनाए जाते हैं, और एक माइक्रोस्कोप के अंडर स्लाइड्स बना के उसे देखा जाता है कि उसमें क्या क्या चेंजेस हैं, तो उसे बायोप्सी जिसे हम लोग कहते हैं, बायोप्सी सैंपल जिसे हम लोग कहते हैं। तो 90% ऑफ ऑल द कोलाजन म्यूटेशन डिटेक्ट बाय द स्किन बायोप्सी अलोन।
कोलेजन में जितने भी डिफेक्ट अगर देखने को मिलते हैं या फिर म्यूटेशन देखने को मिलता है, तो वो उसे अगर जानना है तो कोलेजन जो स्किन बायोप्सी है उससे 90% केसेस जो है वो आइडेंटिफाइड किए जा सकते हैं। डीएनए सीक्वेंसिंग अलॉन्ग विद द स्किन बायोप्सी विल गिव मोर रिलायबल डायग्नोसिस। स्किन बायोप्सी के साथ अगर डीएनए सीक्वेंसिंग भी अगर हम लोग करते हैं तो बहुत ही रिलायबल रिजल्ट आने के चांसेस रहते हैं। डायग्नोसिस करने में ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा की काफी ज्यादा इसमें हेल्प हो जाती है। अब देख लेते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ साथ उसे और कौन से हेल्थ चैलेंजेस जो है वो हो सकते हैं, कौन से ऑर्गन जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। एसोसिएटेड डिसीज विद द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, बोन्स एंड कोलेजन डिफेक्ट में अफेक्ट द वेरियस इंटरनल ऑर्गन, लीड टू द मेजर और माइनर सेकेंडरी हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो कोलेजन और बोन्स में अगर काफी चेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से काफी इंटरनल ऑर्गन जो है वो डिस्टर्ब होते हैं और काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम भी आ सकते हैं। सबसे पहले लंग्स, तो ये यहाँ से पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझा लेता हूँ। रेस्पिरेटरी फेलियर, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द डेथ इन द ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। पेशेंट्स आर मोर वल्नरेबल टू निमोनिया एंड अस्थमा एज रिब्स एंड स्पाइन्स आर अंडरडेवलप्ड along with the other bones. There is a less space for lungs to expand. Also, connective tissue of the lungs are majorly formed by the collagen, so lungs are also underdeveloped. Reduced chest volume, chronic bronchitis and asthma lead to the restrictive pulmonary disorder. This leads to the reduced oxygenation, insufficient coughing, insufficient clearance of the mucosa. देखो हमने पहले जो सिम्टम्स देखे हैं कि जो रिब्स हैं वो छोटी हो जाती, मतलब पतली रहती हैं, थिन हो जाती हैं या छोटी हो जाएंगी, या जो स्पाइन का प्रॉब्लम रहेगा जिसकी वजह से क्या रहेगा कि वो जो लंग्स को एक्सपांड होने के लिए, जो थोरेसिक कैविटी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे एक्सपांड होने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलती है जो उसे चाहिए रहती है। और साथ ही जो कोलेजन्स रहते हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, वो भी अंडर डेवलप हो जाते हैं इस कंडीशन में, जिसकी वजह से जो ज्यादातर जो कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं वो लंग्स उसके थ्रू ही जो है वो बना हुआ रहता है, कनेक्टिव टिश्यू के से हेल्प से। तो वो क्या होता है कि लंग्स भी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं और लंग्स भी सही तरीके से एक्सपांड नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि रेस्ट्रिक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है रिड्यूस ऑक्सीजनेशन। लंग्स अगर ज्यादा ऑक्सीजन एयर ले नहीं पाएगा तो उसे ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, तो शरीर में ऑक्सीजनेशन की संख्या कम होगी। इनसफिशिएंट कफिंग, सही तरीके से वो कफिंग या खराश जिसे हम लोग कहते हैं वो सही तरीके से कर नहीं पाएगा, जिसकी वजह से जो म्यूकस क्लियरेंस होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा, वो अंदर ही अंदर जमा रहेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, ब्रोंकोडायलेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इनहेलन, स्टेरॉइड्स वगैरह जो दिए जाते हैं इनहेलन के साथ वो दिए जाते हैं टू रिड्यूस द लोकल एडिमा ऑन लंग्स। इस कंडीशन की वजह से जो लंग्स पे थोड़ी सूजन आ जाती है, थोड़ी सी एडिमा हो जाता है उसकी वजह से, तो वो कम करने के लिए इस ट्रीटमेंट का सहारा लिया जाता है। कार्डियक प्रॉब्लम क्या हो सकती है, इन फ्यू पेशेंट हार्ट वॉल प्रॉब्लम में डेवलप एंड माइट्रल वॉल प्रोलैप्स इज मोस्ट कॉमन। तो हार्ट के वॉल जो रहते हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, पंपिंग का इशू होता है इसकी वजह से, तो माइट्रल वॉल प्रोलैप्स हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी एनोरिज्म होता है, ये काफी रेयर जो है देखने को मिलता है। हाई कोलेस्ट्रॉल एंड रिलेटेड लिपिड डिसऑर्डर्स में आल्सो कोऑर्डिनेट टू इंक्रीज द कार्डियक प्रॉब्लम। अगर मान लो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है, उसके साथ कुछ हार्ट प्रॉब्लम भी है, लेकिन इसमें अगर आपका कुछ खान पान इस तरीके से कि जिसकी वजह से आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल और हाई लिपिड लेवल्स हैं, तो वो इस कंडीशन को और सीवियर बनाने के लिए हेल्पफुल करते हैं और कंडीशन को खराब करते हैं। इसमें ट्रीटमेंट क्या प्रीफर की जाती है डॉक्टर्स के द्वारा, कुछ एक प्रॉपर डाइट कहते हैं वो खाने के लिए ताकि वो कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहे। रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं आपका। ड्रग थेरेपी में स्टेटिन्स का ज्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं लिपिड्स को कंट्रोल करने के लिए। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, मैक्रोसिफेली जो हमने अभी तक देखा कि सर का साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, जिसे एनलार्ज हेड हम लोग कहते हैं, और हाइड्रोसिफेली भी होता है, मतलब फ्लूइड विल बी सीन इनसाइड द स्कल। तो स्कल के अंदर आपको फ्लूइड देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है ब्रेन में स्वेलिंग जो है वो बढ़ जाती है। बेसिलर इन्वेस्टिगेशन भी एक होता है। बेसिलर इन्वेस्टिगेशन क्या होता है कि जो स्पाइन का स्ट्रक्चर रहता है वो सही नहीं होने की वजह से जो ब्रेन स्टेम रहती है वो अफेक्ट हो रहती है, तो एडेनॉइड प्रोसेस जो रहती है वो इंपिंज करती है ब्रेन स्टेम को, जिसकी वजह से क्या होता है माल फॉर्मेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, प्रेशर ऑन द ब्रेन स्टेम एंड द स्पाइनल कॉर्ड, सीवियर हेडेक हो जाता है, अल्टर्ड फेशियल सेंसेशन रहते हैं, जो चेहरे के सेंसेशन रहते हैं वो चेंज होते रहते हैं, लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ मसल मूवमेंट एंड डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग। तो बेसिलर इन्वेस्टिगेशन अगर किसी को होता है इस कंडीशन के कारण, तो मतलब वो अगर स्पाइन का अगर प्रॉब्लम आ जाता है उस व्यक्ति में,
तो ये ज़्यादा चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकता है। इफ इट इज अनट्रीटेड, मतलब बैसिलर इन्वेस्टिगेशन को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो लीड टू द रैपिड न्यूरोलॉजिकल डिक्लाइन, इनएबिलिटी टू ब्रीथ। तो धीरे धीरे क्या रहता है, जो न्यूरोलॉजिकल काफ़ी कंडीशंस हैं वो वर्स हो जाती हैं और सांस लेने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। Basilar investigation is more frequently seen in type 2 and type 4 of osteogenesis imperfecta। तो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा अगर किसी व्यक्ति को है, अगर उसमें टाइप 2 है और टाइप 4 है, तो उसमें ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन, इंक्रीज वेस्कुलर फ्रेजिलिटी ड्यू टू डिफेक्टिव कोलाजन। तो ब्लड कोएगुलेशन जो हमारी जो नसें रहती हैं जिसमें इसके थ्रू जो ब्लड जो है वो पास होता है, उसमें क्या होता है, उसकी जो वेस्कुलर फ्रेजिलिटी है वो बढ़ जाती है क्योंकि डिफेक्टिव कोलाजन की वजह से। रिड्यूस द क्लॉटिंग फैक्टर 8, इसकी वजह से क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो रिड्यूस हो जाता है। एबनॉर्मल प्लेटलेट्स फंक्शन, ऑल दिस लीड टू द एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म। जो ब्लड कोएगुलेशन का एक मैकेनिज्म रहता है कि अगर कुछ कट होता है, ब्लड होता है, तो उसे कोएगुलेट हो जाता है, तो वो इस डिफेक्टिव कोलाजन की वजह से, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफेक्टिव या फिर एबनॉर्मल ब्लड कोएगुलेशन मैकेनिज्म जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद गैस्ट्रिक एबनॉर्मलिटीज में आते हैं, GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। प्रॉब्लम इज एग्रीगेटेड बाय द रिड्यूस लेंथ ऑफ चेस्ट एक्टिविटी। अब ये चेस्ट एक्टिविटी है, यहाँ से ईसोफेगस जो है वो जाता है, अगर वो कम साइज रहेगा तो ईसोफेगस अपना सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से जो खान पान वगैरह या फिर जो उसका ट्रैक है वो डिस्टर्ब रहेगा। तो इसकी वजह से ही जो कैविटी की वजह से, मतलब जो थोरेसिक कैविटी है उसकी वजह से गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। फ्रीक्वेंटली पेशेंट आर ऑन द मेडिकेशन, दिस कंट्रीब्यूट टू द गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। तो अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है, हेल्थ कंडीशन, उसके साथ और दूसरी कंडीशन भी होती है, तो पेशेंट दवाइयाँ बहुत जो है वो खाते हैं। दवाइयाँ ज़्यादा खाएगा तो GI ट्रैक भी काफ़ी ज़्यादा उनका जलता रहेगा, मतलब काफ़ी तकलीफ जो है वो उन्हें होती रहेगी। किडनी स्टोन क्यों हो सकता है? आर सीन इन अबाउट 20% ऑफ द केसेस, दिस में लीव ड्यू टू द इंक्रीज कैल्शियम इंटेक बाय द पेशेंट। ऑस्ट्रोजेनेसिस इम्परफेक्ट है, मतलब हड्डियाँ कमजोर है, फ्रेजाइल है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या कैल्शियम सप्लीमेंट ज्यादा देते हैं। तो ज्यादा देने की वजह से क्या होगा कि शरीर में जो किडनी है उसे पाचन कर रही है, तो उसमें भी तो एक लिमिटेशन है। तो वो ज्यादा अगर कैल्शियम जाता जाएगा तो अपने पास वो स्टोर करती जाएगी, जिसकी वजह से किडनी स्टोन हो जाएगा। तो 20% केसेस में ऐसा देखा गया है OI के कि उनमें किडनी स्टोन भी होता है क्योंकि उनमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा दी जाती है। हियरिंग लॉस हो जाता है, हियरिंग लॉस ऑफ वेरिएबल डिग्रीज में बी सीन इन अबाउट 50% ऑफ केसेस। तो 50% लोगों में से देखने को मिलता है। इसका कारण मैं पहले बता चुका हूं कि जो फोरामेंस होते हैं जिसके थ्रू जो नर्व्स जाती हैं ब्रेन के अंदर, वहां पे अगर हड्डियों को कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो फोरामेन डिस्टर्ब हो जाता है, और ये हड्डी का मतलब जो हियरिंग लॉस इसमें सबसे ज्यादा कॉमन है। तो इसे इंप्रूव करने के लिए हियरिंग एड्स दिए जाते हैं, जो मैंने आपको जो ईयर के टॉपिक में मैंने आपको बता चुका हूँ। स्टेपेडेक्टोमी के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो स्टेप्स रहती है, जो सबसे छोटी बोन, उसे रिमूव करके उसकी जगह पे आर्टिफिशियल एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगाया जाता है। कॉक्लियर इम्प्लांट, जो कॉक्लिया के प्रॉब्लम हो जाता है तो कॉक्लिया को रिमूव करके उसकी जगह पे बाहर से एक मशीन जो है वो कॉक्लिया इम्प्लांट की जाती है। तो इसके बारे में पहले के जो ईयर्स के टॉपिक थे उसमें मैं ये सब क्लियर कर चुका हूँ। आई के अगर आंखों में क्या होता है, आई इन्वॉल्वमेंट आर सीन ड्यू टू द कनेक्टिव टिश्यू डिफेक्ट। तो अब आएगा किस तरीके से रहेगा, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं ब्लू स्क्लेरा के हम लोग बात कर रहे हैं, तो आंखों का इसमें आएगा। अफेक्ट द शेप ऑफ लेंस एंड स्ट्रेंथ ऑफ स्क्लेरा। तो लेंस की जो शेप रहेगी, जो एक सर्कुलर रहती है, जो स्ट्रेच वगैरह होती है, वो अफेक्ट होगी इसकी वजह से, और जो स्क्लेरा की जो थिकनेस है वो इसकी वजह से अफेक्ट हो जाएगी, स्क्लेरा थिन हो जाएगी। ड्यू टू रिड्यूस टाइप 1 कोलेजन स्क्लेरा बिकम थिन, तो पतली हो जाती है। ये हम लोग अभी तक देखते आए हैं। अंडरलाइन यूवियल वेजल्स इज विजिबल, स्क्लेरा अपीयर्स ब्लू। तो इसके नीचे की जो यूवियल लेयर में जो सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई होता है, ब्लड नसें जो जिसे हम लोग कहते हैं वो रहती हैं, ब्लड वेजल्स, वो उसे दिखना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जो एक कलर है उसका वो देखने को ब्लू हमें मिलता है। जो स्क्लेरा जो व्हाइट है हमारी आंखों का, वो ब्लू देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने अभी समझा कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के साथ अगर कोई हेल्थ चैलेंजेस होते हैं तो वो कौन से होते हैं और उसमें क्या क्या होता है। अब फाइनली हम लोग देखते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में क्या ट्रीटमेंट जो है वो दिया जाता है। तो आप फाइनली देख लेते हैं कि ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वो क्या क्या दी जाती है और उसका पर्पस जो है वो क्या रहता है। तो ट्रीटमेंट इन ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, देयर इज नो क्योर फॉर ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। कोई क्योर नहीं, क्योंकि जेनेटिकली डिसऑर्डर है, ये बचपन से अगर हो जाता है, गर्भ में ही ये तकलीफ हो जाती है, तो आप इसका क्या क्योर कर पाओगे। ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन सीवियरिटी ऑफ डिसीज एंड एज ऑफ द पेशेंट।
माइल्ड टू सीवियर हमने देखा था कि उसकी सीवियरिटी कितनी रहेगी, और एज यानी कि जैसे बच्चों में हम देखा था नियोनेट्स में और न्यू जो हम देखते हैं कि जो एडल्ट रहते हैं, तो उसमें उस हिसाब से उनकी एज के हिसाब से जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो डिसाइड की जाती है। ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड टुवर्ड प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग सिम्टम्स। क्या पर्पज है ट्रीटमेंट का? पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकते, क्यों क्यूर तो नहीं कर सकते, तो फिर ट्रीटमेंट दे क्यों रहे हैं? कि वो इसलिए दे रहे हैं कि प्रिवेंटिंग और कंट्रोलिंग सिम्टम, जो सिम्टम हमने अभी तक देखे उसे पूरा कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, उसे ट्रीट करने की कोशिश की जाती है ताकि ये काफी सीवियर ना हो जाए। मैक्सिमाइजिंग इंडिपेंडेंट मोबिलिटी, इसमें हमने देखा है कि कई पेशेंट जो है वो अपने तरीके से मूव नहीं कर पाते हैं क्योंकि बोन्स में देखते हैं या फिर मसल टोन सही नहीं रहती है, तो इस ट्रीटमेंट के द्वारा मसल की मोबिलिटी बढ़ाई जाती है और इंडिपेंडेंट मोबिलिटी जो है वो बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है कि ताकि खुद व्यक्ति जो है वो इंडिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। डेवलपिंग द ऑप्टिमल बोन मास एंड मसल स्ट्रेंथ, बोन का मास जो मिनरलाइजेशन, जैसे हम जो मिनरल्स रहते हैं बोन्स के अंदर, उसे बढ़ाने की, उसका बोन मास बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि बोन की स्ट्रेंथ बढ़ जाए और बोन की जो वेट बियरिंग एबिलिटी जो है वो बढ़ाई जा सके। फिजिकल थेरेपी क्या क्या दी जाती है? गोल ऑफ द फिजिकल थेरेपी टू रिड्यूस द पेन एंड द फ्रैक्चर्स। कुछ फिजिकल थेरेपीज वगैरह दी जाती हैं ताकि जो पेन है, कुछ फ्रैक्चर है, उसे रिड्यूस किया जाता है। और मैक्सिमाइज द मोबिलिटी, मोबिलिटी आपकी ज्यादा बढ़ जाए उसे मैक्सिमाइज किया जाता है। इट इज इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन टू इंप्रूव वेट बियरिंग एबिलिटी, बच्चों में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस तरीके की फिजिकली थेरेपी दी जाए ताकि वो अपना काम खुद कर सके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले सके और इंडिपेंडेंट हो सके। अदर पेशेंट में नीड व्हील चेयर और वॉकिंग एड्स, तो हो सकता है कुछ वैसे पेशेंट्स हैं जिन्हें ट्रीट नहीं किया जा सकता है फिजिकली 100%, तो उसके लिए व्हील चेयर या फिर जो वॉकिंग एड्स वगैरह जो हैं वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वॉकर्स वगैरह जिसे हम लोग कहते हैं। सर्जिकली ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकती है? इज अटेम्प्टेड टू करेक्ट द बोन डिफॉर्मिटीज लाइक स्क्लेरोसिस, स्कोलियोसिस एंड बेसिलर इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिलर इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको बताया कि जो स्पाइन में प्रॉब्लम होती है और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो कोऑर्डिनेशन न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्ब हो जाता है। और दूसरा हमने स्कोलियोसिस हमने देखा था कि जो स्पाइन जो है वो एस शेप में देखती है, तो उसे प्रॉपर तरीके से करने के लिए, वो जो तकलीफ है उसे थोड़ा सा ठीक करने के लिए कुछ सर्जरीज जो है वो की जाती हैं। Rodding is one of the such technique which involve the placement of the metal rod in the long bones of legs. This is done to increase the strength and prevent the chances of fracture. तो लोहे की रॉड्स वगैरह या फिर जो स्टील की रॉड्स वगैरह जो है वो पहले लोहे का इस्तेमाल किया जाता है, फिर धीरे धीरे उसे स्टील में जो है कन्वर्ट किया गया। तो इस तरीके के कुछ एडवांस रॉड्स जो है वो इस्तेमाल की जाती हैं, पैरों में डाली जाती है, उसमें जो लॉन्ग बोन्स है उसके साथ वो फिट की जाती हैं ताकि जो वेट बियरिंग एबिलिटी है हमारे शरीर की वो बढ़ाई जा सके और एक स्टेबिलिटी जो है हमारे शरीर में उसे बढ़ाया जा सके। स्टेपेडेक्टोमी हमने पहले ही देखा है, 2-3 टॉपिक हमने देख चुके हैं इसका। जो स्टेप्स बोन रहती है हमारे कानों के अंदर उसे रिमूव करके उसकी जगह पे आर्टिफिशियल एक एड्स लगाई जाती हैं ताकि जो वो स्टेप्स का ही काम करे, वाइब्रेशन जो है आगे लेने में हेल्प करे। तो वो भी सर्जरी के द्वारा की जाती है, इसलिए उसे भी सर्जरी ट्रीटमेंट के अंदर लिया गया है। फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, कौन सी ऐसी मेडिकेशन है जो दी जाती हैं? सबसे पहले जो ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं, बायसफॉस्फोनेट दिए जाते हैं, टेरिपेराटाइड दिए जाते हैं, इट्स द फॉर्म ऑफ द पैराथायराइड हार्मोन, और जीन थेरेपी दी जाती है। तो कुछ ग्रोथ हार्मोन दिए जाते हैं ताकि आपके शरीर का जो ग्रोथ है वो रुक गया है, डेवलपमेंट है रुक गया है, उसमें एस्ट्रोजन का भी इस्तेमाल किया जाता है। वो आपकी ग्रोथ हार्मोन डॉक्टर जो है वो रिकमेंड करते हैं, उस हिसाब से आपको देते हैं। बिसफॉस्फोनेट हमने पहले के टॉपिक में देखा था पेजेट डिसीज में कि ये क्या करता है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल का जो है वो फंक्शनिंग को है वो रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से जो बोन का जो रीअब्सॉर्प्शन जो प्रक्रिया है उसे वो रिड्यूस कर देता है ताकि बोन में मिनरल जो है वो रिस्टोर रहेंगे, वो जमा रहेंगे और वो खत्म नहीं होंगे, जिसकी वजह से बोन की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन ये जो बिसफॉस्फोनेट जो है वो बच्चों में इंजेक्टेबल्स के द्वारा दिए जाते हैं, बड़ों में टैबलेट्स के द्वारा जो है वो दिए जाते हैं। टेरिपेराटाइड जो है इट्स अ फॉर्म ऑफ पैराथायराइड हार्मोन, ये बच्चों में अवॉइड किए जाते हैं क्योंकि उन्हें बोन कैंसर होने के चांसेस रहते हैं। जीन थेरेपी दी जाती है, इसके साथ बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कई ऐसी थेरेपी हैं जो दी जाती हैं ताकि वो उसे इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश की जाए, जैसे कि जेन थेरेपी दी जाती है ताकि म्यूटेंट एलीज जो है उसे अगर हो गया तो उसे बचाया जा सके। अगर डेंटल प्रॉब्लम हुआ है तो डेंटल प्रॉब्लम जो डेंटिनोजेनेसिस जो रहता है इम्परफेक्टा, डेस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के में जो ट्रीटमेंट दी जाती है वही ट्रीटमेंट जो ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के कारण डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा हुआ है तो उसमें भी वही ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटी जो है वो डेंटल जो ऑर्थोपेडिक हैं वो रिकमेंड करते हैं।
तो ये पूरा टॉपिक था आज का, जिसे मैंने 3-4 अलग अलग तरीके से उसे बना के एक ही कंबाइन करके एक ही वीडियो में जो मैं उसे अपलोड करने वाला हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको मेरी तरफ से काफ़ी अच्छा लगेगा। आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।